हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी सीरीज के पार्ट 2 में स्वरों के भेद के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में डिस्कस किया था, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं स्वरों के भेद। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला देखते हैं स्वर की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे मैंने स्वर की 3 परिभाषाएं ली है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर क्या होता है। पहली है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ते हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना वाग्यंत्रों के टकराहट के बिना स्वतंत्र अवस्था में उच्चारित हो, उन्हें स्वर कहते हैं। वाग्यंत्र से मतलब है, जैसे कि मान लिया एक वाग्यंत्र है हमारा जीभ, जो बिना जीभ की टकराहट के उत्पन्न होंगे, उन्हें हम स्वर कहेंगे। और लास्ट है, देसी बिल्कुल परिभाषा है कि वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता है, स्वर कहलाते हैं। अब आप बोल के देखेंगे जो भी स्वर होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। एक एक परिभाषा को पढ़िए और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके देखिए कि क्या वो सही है या नहीं है। आगे देखते हैं कि स्वर दिए गए हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। आ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, अंग, आह। अब आप इतने ये स्वर बोल के देखिए, आपका किसी में भी मुख बंद नहीं होगा, मुख खुला ही रहेगा। बात करते हैं कि स्वर होते कितने हैं, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 मानी गई है और वही 13 आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। लेकिन परीक्षा दृष्टि से मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। जब एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा 11 लगा के आना है। कितना लगा के आना है? एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आप स्वरों की संख्या कितनी बताएंगे? 11 बताएंगे, क्योंकि अंग और आह अयोगवाह होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अयोगवाह, निम्न में से अयोगवाह कौन से हैं या अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं या स्वर होते हैं, तो अंग और आह को हम अयोगवाह कहते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर बात करें तो स्वरों की जो संख्या होती है 10 होती है। अब बात यह आती है कि कौन सा, जब हमने अंग आह को हटा दिया अयोगवाह बता के, तो हमारे पास बचे 11। परीक्षा में आएगा तो हम 11 ही मारेंगे, लेकिन नीचे लिखा हुआ उच्चारण के आधार पर 10 होती है। तो अब इन 11 में से किसको हटाएंगे, तो इस ऋ को हम हटा देंगे और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा हमको परीक्षा में कितना मार के आना है? 11 मार के आना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब देखते हैं इसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला इसका भेद होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो। ह्रस्व को हम ऐसे रखते हैं, ह्रस्व का मतलब है हानि, बहुत ही हानि होगी, मतलब बहुत ही कम समय में हानि हो जाना। हानि से हम याद रखेंगे ह्रस्व, मतलब कुछ कम हो जाना। क्या कम होना? समय का कम हो जाना। जब समय कम हो जाएगा तो हानि हो जाएगी। उस हानि से हम जोड़ कर रखेंगे इस ह्रस्व को। ह्रस्व से हानि याद रखेंगे तो हमको हानि में क्या होता है कि हानि में अगर हमको हानि हो जाएगी तो हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ में हानि होगी तो वो चीज़ हमारे पास कम हो जाएगी। तो ह्रस्व से हानि याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जब कम होगा तो वहाँ पे क्या होगी? हानि हो जाएगी। ऐसे याद रख लेंगे। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋ। कई सारी किताबों में आपको ये जो ऋ होगा या ऋ होगा ये आपको नहीं लिखा मिलेगा। वहाँ पे आपको केवल ये आ, ई और उ ही लिखे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने चारों को लिखा है आ, ई, उ, ऋ। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इन्हीं चारों को हम लघु स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ह्रस्व स्वर के बारे में, तो हो सकता है कि अगली बार आपसे पूछ ले कि मूल स्वर कितने होते हैं या इनमें से मूल स्वर
कौन है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, ये आपको कहीं भी किसी की किताब में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एक मात्रिक स्वर याद रखेंगे, लघु स्वर याद रखेंगे, ह्रस्व तो सभी याद कर लेते हैं, सबको पता होगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, लेकिन मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर भी इनको कहते हैं, ये सबको नहीं पता होगा। जब आप ऐसा कुछ पढ़ेंगे जो सबको नहीं पता होगा तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, वरना पता चला क्वेश्चन आ गया कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, आपने सोचा कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसको नोट करते साथ में चलेंगे। अगला जो दूसरा पॉइंट है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ में बता ही रहा है कि दीर्घ मतलब ज़्यादा, तो वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, औ और ओ और औ। अब इसमें से हमने भी दो कैटेगरी और बनाई है कि आ, ई, उ, इनको हम द्विमात्रिक स्वर या सजातीय स्वर भी कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि इनको सजातीय स्वर कहते क्यों हैं। सजातीय स्वर इनको इसलिए कहते हैं कि जैसे बड़ा आ है, ठीक है, बड़ा आ है तो यह एक ही जाति के दो स्वरों से मिलकर बना है, अ और अ से मिलकर बना है आ। वैसे बड़ी ई छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनी है, तो इसलिए इनको हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। ये एक ही, समझ रहे हैं ना, एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इधर मैंने एक दूसरी कैटेगरी बनाई, उसमें लिखा ये द्विमात्रिक हैं, द्विमात्रिक ये भी होते हैं, लेकिन ये विजातीय होते हैं। ये स्वर कैसे हैं? विजातीय हैं। विजातीय का मतलब है कि एक जाति के स्वरों से मिलकर नहीं बने होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में लें, जैसे कि ये छोटा ए है, यह हमारा बनता है छोटा आ और ई से बनता है ए। वैसे ही बड़ा ए हमारा बनता है आ प्लस छोटे ए से, ओ बनता है उ और आ से, औ बनता है आ और ओ से। तो ये इनका जो मिलान हो रहा है वो एक ही जैसे स्वरों से न होकर दो अलग अलग स्वरों के मेल से ये बन रहे हैं, इसलिए इनकी जो जाति हो गई कैसी हो गई? विजाति हो गई, और इनको विजातीय स्वर बोल दिया गया। इनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं, ये भी हम याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्लत स्वर। प्लत स्वर क्या होता है कि इनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। इनको हम संस्कृत में ज़्यादा देखते हैं, या जैसे हम रामायण या महाभारत का जब पाठ करते हैं तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बस हम इतना याद रखेंगे कि दीर्घ स्वर भी से भी ज़्यादा समय लगता है। और प्लत को ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे प्लत, प्लत से हम याद रखेंगे प्लान को। जब हम प्लान करते हैं तो कुछ बड़ा प्लान करते हैं, ज़्यादा समय लगाकर अच्छा प्लान करते हैं। तो जब ज़्यादा समय लगाएंगे तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्लत स्वर होगा। और प्लत स्वर को हम आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर जब ज़्यादा अच्छा प्लान होगा और ज़्यादा समय लगाकर प्लान करेंगे तो आगत धन आएगा, आने से आगत को याद रखेंगे, तो प्लत स्वर को हम आगत स्वर भी कहते हैं। इसके जैसे ओम है, ओम बहुत एक सिंपल सा इसका उदाहरण है। जैसे कि ओम को जब बोलते हैं तो बोलते हैं ओम, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। अब आगे देख पढ़ते हैं, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद को हम देखते हैं। अब जीभ के आधार पर स्वरों के भेद 3 दिए गए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब कोई भी वस्तु होती है तो उसका एक अगला भाग होता है, एक उसका मध्य वाला भाग होता है, एक उसका पिछला भाग होता है। तो इसमें परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन स्वरों को हम अग्रभाग से बोलेंगे उन्हें हम अग्र लिखा है, जिनको हम मध्य से बोलेंगे उन्हें मध्य लिखा है, जिनको पश्च से बोलेंगे उनको हमने पश्च से लिखा है। अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए और ऋ आता है। इनको हम बोल के देखेंगे तो पाएंगे कि ये अग्रभाग से बोले जा रहे हैं। मध्य भाग से केवल एक ही स्वर बोला जाता है, वो होता है छोटा आ। और पश्च भाग से आ, उ, ओ और औ को बोला जाता है। इन सबको हम याद रखेंगे। ऑप्शनल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो डायरेक्टली दे दिया जाता है कि निम्न में से जीभ के आधार पर पश्च स्वर कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आप कंफ्यूज हो गए। तो इनको अगर आप बोल बोल के सीखेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पेपर में हिट करके आएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
आगे बढ़ते हुए अब आता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर बहुत सिंपल है, वृत्ताकार अवृत्ताकार। जब किसी स्वर को बोलने में हमारे ओठ वृत्ताकार हो जाए तो उनको बोलते हैं वृत्ताकार, और जब वृत्ताकार ना हो तो उनको बोलते हैं अवृत्ताकार। तो जो वृत्ताकार होते हैं वो होते हैं उ, ओ और औ। इनको हम बोल के देखेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अवृत्ताकार में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, रिज ए और ए आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट भेद जो आता है वो मुखाकृत के आधार पर आता है। इसमें हमने देखा कि एक होता है विव्रत, एक होता है अर्धविव्रत, एक होता है संव्रत और एक होता है अर्ध संव्रत। अब विव्रत थोड़ा कठिन सा शब्द लग रहा है, इसलिए मैंने इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताया कि शाब्दिक अर्थ इसका होता है क्या, खुलना। विव्रत का मतलब खुलना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वह स्वर जिनको बोलते समय मुख सर्वाधिक खुलता हो। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि विव्रत स्वर कौन सा है, आ है। आ को जो हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा सा मुंह फैल जाता है, सर्वाधिक मुंह खुलता है। अर्ध विव्रत में क्या होगा, विव्रत में ज़्यादा खुलता है, अर्ध विव्रत में थोड़ा कम खुलेगा। जैसे कि अ, ए और औ, इनको हम बोल के देखेंगे तो अर्ध विव्रत की श्रेणी में ये आ जाएंगे। संव्रत, संव्रत भी एक कठिन शब्द लगता है, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ मैंने लिखा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंद होना। अब इसकी डिफिनेशन में जो लिखा हुआ है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में तुरंत बाद मुख बंद हो जाए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ऐसे स्वर कौन से हैं, ई उ और ऋ। इनको जब हम बोलते हैं तो जैसे ही बोलेंगे उसके तुरंत बाद क्या होगा कि हमारा मुंह बंद हो जाएगा। तो ये हमारे संव्रत हो गए। अर्ध संव्रत में ए और ओ आता है। इसमें बंद होने के तुरंत बाद थोड़ी देर में बंद होगा या थोड़ा कम बंद होता है, ऐसे समझ लेंगे। कुछ करना ही नहीं है कि स्वरों को आपको जब पढ़ना है तो आप वीडियो को पीछे जाकर फिर से ले जाएं और उनको बोल बोल के जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे समझें और उसको बोल बोल के देखें। जब आप बोल बोल के देखेंगे तो आपको बहुत ईजी टॉपिक ये लगेगा। यहाँ से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं और लेखपाल परीक्षा में तो बिल्कुल कंपलसरी यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम व्यंजनों को देखेंगे, जिसमें हम व्यंजन के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको टाइमली पता चल जाए। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।